नमस्कार मित्रों, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो बाबा नागार्जुन के साहित्यों के ऊपर चल रही है, इसका 5वां सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ और अभी 6वां सत्र शुरू होने वाले हैं। और इस सत्र में पर्चा प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर लिट्टी योहानन जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो मार्तोमा कॉलेज तिरुवल्ला केरला के, और इसके साथ साथ डोली गुप्ता जी, जो उसके बाद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं, उन दोनों का पर्चा प्रस्तुतिकरण होंगे। तो आप सबका स्वागत है इस संगोष्ठी के जो 6वें सत्र में। तो हम शुरू करेंगे। डॉक्टर लिट्टी योहानन जी को मैं सहर्ष स्वागत करता हूं, आपका अपना पर्चा प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लिट्टी योहानन, असिस्टेंट प्रोफेसर मार्तोमा कॉलेज तिरुवल्ला केरला से हूँ। तो मैं अपना एक सौभाग्य समझती हूँ, एसएन कॉलेज वर्कला ने मुझे अवसर प्रदान किया इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से इस संगोष्ठी के जिन्होंने भी इसके पीछे प्रयत्न किया है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर विनोद जी का, डॉक्टर सजित जी का और डॉक्टर सुगन्या जी का। तो मैं सीधे अपने विषय पर प्रवेश करती हूँ। मेरा विषय है नागार्जुन की कहानियों में जनवादी चेतना। जिस समय नागार्जुन ने अपनी पहली कहानी असमर्थ दादा लिखी, उसी समय प्रेमचंद हिंदी कहानी साहित्य को एक नई दिशा दे रहे थे। उन्होंने कहानी को मनोरंजन तथा अन्य उद्देश्यों से निकालकर यथार्थवादी धरातल पर ला रखा था। ऐसे युग में नागार्जुन हिंदी कहानी साहित्य को आगे नहीं बढ़ा सके और उसका विकास भी नहीं कर सके। वे उपन्यास और काव्य के क्षेत्र में जितना योगदान दे पाए, उतना योगदान कहानी के क्षेत्र में नहीं दे पाए। फिर भी उन्होंने कहानी लेखन से एकदम संन्यास नहीं लिया था। बीच बीच में कहानियां लिखा करते थे। उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन अनुभव से कुछ प्रसंग, कुछ घटनाएं और स्थितियां चुनकर ही अपनी कहानियों का रूप दिया है। नागार्जुन की कहानियों के संबंध में डॉक्टर तेज सिंह का मंतव्य है कि जनवादी चेतना संपन्न कथाकार होने के बावजूद वे उपन्यासों की भांति अपनी कहानियों में सामाजिक विषमताओं और विसंगतियों को अभिव्यक्त देने में पूरी तरह असफल रहे हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से भी सभी कहानियां कमजोर और साधारण स्तर की है। कुछ कहानियां सामाजिक समस्याओं का स्पर्श मात्र करके रह जाती है, तो कुछ कोरी भावुकता और आदर्शवादिता से ग्रस्त है। उनमें उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है, परंतु उनकी भाषा और शैली सरल और बोधगम्य है। व्यंग्य की धार पैनी है, यही उनकी सबसे बड़ी मारक शक्ति है। जनवादी साहित्यकार के रूप में नागार्जुन ने काव्य और उपन्यास की भांति कहानियों की ओर ध्यान नहीं दिया है, तो भी उनकी सभी कहानियों में जनवादी चेतना की प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। नागार्जुन की कहानियों में जनवादी चेतना के विविध आयाम। जनवादी रचना का नागार्जुन का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनका योगदान उल्लेखनीय है। कवि होने के साथ साथ नागार्जुन एक सफल उपन्यासकार जहां सिद्ध हुए हैं, वहां कहानीकार के रूप में भी उनका अल्प ही सही पर योगदान रहा है। नागार्जुन की कहानियां पढ़ने के बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन अनुभवों से कुछ घटनाएं और स्थितियां चुनकर ही उन्हें कहानी का रूप दे दिया है। इन कहानियों में जो जनवादी चेतना की प्रवृत्तियां पाई गई हैं, उन्हें निम्नांकित आयामों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक विसंगतियों का निरूपण। जनवादी रचनाकार जनवादी चेतना के पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अपसंस्कृति, पतनशील मूल्यों एवं सामाजिक विसंगतियों का वर्णन करता है। सामाजिक संबंधों में अर्थ की निर्णायक भूमिका, अमानवीयता, व्यवस्था की साजिशों, चौतरफा समस्याओं की मार, नैतिक पतन और इन सारी तबाहियों के मध्य घुट घुट कर जीते हुए आम आदमी के जीवन की त्रासदी का सशक्त चित्रण करता है। नागार्जुन की कुछ कहानियों में इसका यत्र तत्र वर्णन मिलता है। जैसे तापहरणी कहानी में नागार्जुन ने समाज के नैतिक पतन का वर्णन किया है। जब इस कहानी की पात्र अपराजिता अपने पति के साथ
मर्दाना घाट पर नहाती है, तब वहां पर पुरुष जो गंगा में पाप हरण करने के लिए आए हैं, वे लोग उस स्त्री के अवयवों की ओर देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, तो जब तक वहां से वह स्त्री नहीं जाती, तब तक वे भी नहीं जाते। इसका वर्णन करते हुए कथाकार लिखते हैं, लेकिन उस दिन जब तक अपराजिता ने घाट नहीं छोड़ा, तब तक वहां से कोई विदा नहीं हुआ। मुझे उस समय मैक्सिम गोर्की का वह उपाख्यान याद आया, जिसमें 27 पात्र थे, 26 मर्द और एक औरत। इस प्रकार समाज के नैतिक पतन का वर्णन कर कथाकार सामाजिक विद्रूपता को हमारे सामने रखता है। सामाजिक संबंधों में अर्थ की निर्णायक भूमिका को बताते हुए कथाकार नागार्जुन ने भूख मर गई थी इस कहानी में अर्धनग्न बूढ़े ने जो अपनी बहू को अनैतिक मार्ग पर चलने के लिए मजबूर किया, उसका वर्णन किया है। स्वयं बूढ़ा उस बारे में बताता है, पड़ोसी युवक जमशेदपुर से 15 दिनों की छुट्टी में गांव आया था। ओवरसियर है, 20-25 हजार तो पीट ही चुका है। हमारी पुत्र वधु और उसमें भाभी देवर का रिश्ता तो था ही, मगर उस महंगाई और अकाल ने रिश्ते में गाढ़ा रंग घोल दिया। मैं गूंगा और अपंग बनकर जमाने का करिश्मा देखता रहा और वह बेचारी अपनी इज्जत का सौदा करती रही। 4-4 मुंहों के हवन कुंडों में जैसे तैसे अनाज की समधी डलती रही। इस प्रकार सामाजिक संबंध में अर्थ की निर्णायक भूमिका को महत्व दिया गया है। सामाजिक विसंगतियां, अमानवीयता, नैतिक पतन, आर्थिक विपदा, इन समस्याओं के बीच घुट घुट कर जीते हुए व्यक्ति का चित्रण भी इस प्रवृत्ति के अंतर्गत किया गया है। ऐसा ही जीवन भूख मर गई है इस कहानी में अर्धनग्न बूढ़ा जी रहा है। अपने जीवन की त्रासदी से तंग आकर वह कहता है कि सरकार, मुझको क्या होगा, मैं भारी कटजीव हूँ। यमराज को मुझसे भय लगता है, मृत्यु मुझसे दूर दूर भागती फिर रही है, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पिछले 11 महीने से मैं मृत्यु के पीछे पड़ा हूँ, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वह चालाक बाघिन की तरह बार बार मुझे धोखा दे जाती है। इस प्रकार वह त्रासदी पूर्ण जीवन जी रहा है। नागार्जुन ने विश्वज्वर कहानी के मुख्य पात्र दीनानाथ को वेतन से ज्यादा 9 रुपए दिलवाकर उसके मन की असंतुलित अवस्था को उजागर किया है और कहा है कि अतिरिक्त पैसा व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनाता है, समष्टि के जगह व्यष्टि की सोचता है। यही पूंजीवाद की विशेषता है, व्यक्ति को सामाजिक संबंधों से काट देता है। उसकी सोच समझ व्यक्तिवादी यानी व्यक्तिगत संबंधों की हद तक की सीमित हो जाती है। यह स्थिति भी पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संस्कृति के कारण होती है। आम आदमी का चित्रण। नागार्जुन की कहानियों में वर्णित आम आदमी वह है जो हर प्रकार के शोषण, दमन और अत्याचार के शिकार है, जो हर प्रकार से उपेक्षित और तिरस्कृत है। उसकी जिंदगी अभावों का पर्याय बन चुकी है। ऐसा ही जीवन असमर्थ दाता कहानी की 9-10 साल की लड़की सुक्को और उसकी माँ जी रही है। उसकी जिंदगी के अभाव में कहानीकार लिखते हैं, उसी बिल्डिंग में सहस्त्र इंद्र जैसे आंखों वाले बहुरूपिया चित्रों के ढेर में से करहाने की आवाज आ रही थी। सुक्को इस कहानी की मुख्य पात्र है, जिसकी आयु 9-10 साल की है। उसका इस जगत में माँ के सिवा कोई नहीं है। माँ भी अंधी है, गरीबी के कारण उसे भूख मांगनी पड़ती है। प्रारंभ में जब कहानीकार उसे पैसे देने से इनकार करते हैं, तब उसकी जीवन की मजबूरी का चित्रण बड़ा ही सजीव तरीके से करते हुए लिखते हैं। अब उसने हाथ जोड़ दिए, उसकी कतार आंखें गीली सी हो गई है। दाएं पैर के अंगूठे से धूल भरी सड़क पर अत्यंत गंभीर मुद्रा में कई बार उसने अर्ध चंद्र बनाए और मिटाए, और मैं संज्ञाहीन सा प्रतिमा की तरह उसके सूखे चेहरे पर टकटकी लगाए रहा। अपनी माँ की बीमारी के लिए वो एक पैसा मांग रही है। उसकी इस याचना पर कथाकार पहले तो पिन चुढ़ाने के लिए कुछ बहाना ढूंढता है, मगर उनका यह साहस नहीं होता कि उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ जाए। वो उसके हाथ में इकन्नी रख देता है और उसके घर चला जाता है। उनकी जिंदगी के अभाव की चरम सीमा तब सामने आती है जब उस लड़की की माँ कथाकार को अपने घर पाकर लड़की को कहती है, सुक्को, इन्हें क्यों इस नरक में लेकर तू आई है?
इस प्रकार से आम आदमी के जीवन की त्रासदी, अभावों का जीवन इन पात्रों में जीना पड़ता है। आम आदमी के रूप में वर्णित एक और पात्र दीनानाथ है, जो विश्व ज्वर कहानी में वर्णित है, जो निम्न मध्य वर्ग के रूप में चित्रित है। दीनानाथ एक दफ्तर में नौकर है। उसे मासिक वेतन केवल 100 रुपए मिलता है। वह किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता, चाय भी नहीं पीता, बीड़ी नहीं फूकता, दफ्तर पैदल ही जाता है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। फिर भी अपने घर की आर्थिक स्थिति सुलझा नहीं पाता। वह पूंजीपतियों के शोषण का शिकार बना हुआ है। नौकरी करने के बाद भी उसने अपनी पत्नी को एक अच्छे ढंग की साड़ी नहीं खरीदी है। बेचारी एक ही साड़ी घर में और बाहर भी पहनती है। शंभू नामक उसका एक लड़का है, जिसकी मनोकामनाएं भी वह पूरी नहीं कर पाता। लड़के ने एक बार उन्हें खिलौने की दुकान से रेल का इंजन मांगा था, लेकिन उसे वह भी नहीं दे पाया। उसे बार बार लगता है कि शंभू की अम्मा अच्छा पहने, ओढ़े, अच्छा खाए पिए, बच्चे किलकारियां मारते फिरे, खिलौने का ढेर लगा रहे, लेकिन वैसा नहीं कर पाता, क्योंकि औसत दर्जे का वह कर्मचारी कमाता ही कितना है जो इतनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तीन 3 दिन तक एक एक घंटा रोज ज्यादा काम करने पर भी उसे वेतन से ज्यादा 9 रुपए मालिक के द्वारा दिए जाते हैं। ज्यादा मिले 9 रुपए को लेकर वह विविध बातों पर सोचने लगता है। 9 रुपए में वह कर भी क्या सकता है। इसी प्रकार जिंदगी के अभावों का चित्रण कदाकार नागार्जुन ने इस पात्र के द्वारा किया है। निष्कर्ष रूप से कहूं तो समय की पाबंदी के कारण मेरा प्रपत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं उसे थोड़ा छोटा कर रही हूँ। मैं निष्कर्ष पर जाती हूँ। उपयुक्त कहानियों में वर्णित जनवादी चेतना को देखने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि नागार्जुन ने उपन्यासों की भांति कहानियों में सर्वहारा वर्ग के विविध जीवन के विविध पहलुओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। उनकी ज्यादातर कहानियां भावुकता को लेकर बनी है, तो कुछ कहानियों में कोरी आदर्शवादिता दिखाई देती है। कई कहानियां तो संस्मरण का रूप बन चुकी है। प्रगतिशील विचारों के विविध पहलू उनकी कहानियों में जितनी मात्रा में मिल जाने चाहिए थे, उतनी मात्रा में नहीं मिलते। फिर भी उनकी कहानियों में वही दृष्टिकोण स्थूल रूप से दिखाई देता है जो उपन्यासों में है। कहानियों की तुलना में उपन्यासों में जनवादी दृष्टि अधिक मुखर हुई है। तो इसी के साथ ही मैं अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ समाप्त करती हूँ। मुझे इस अवसर देने के लिए एसएन कॉलेज वर्कला को मैं अपने तहे दिल से हिंदी विभाग के अध्यक्ष और हिंदी विभाग के सभी अध्यापकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लिटी जी। आपने बहुत विस्तार से ही उनके उपन्यासों के ऊपर पर्चा प्रस्तुत की हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो शोधार्थी हैं डॉली गुप्ता जी, नमस्कार सर। उनका आपका प्रपत्र वाचन के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले इस ऑनलाइन सेमिनार में उपस्थित सभी विद्वान जनों का नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं डॉली गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की शोधार्थी, और साजिद सर का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे मौका दिया सभी विद्वान जनों के बीच में अपना पेपर प्रेजेंट करने का। मेरा विषय है नागार्जुन के उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति। भारत देश अपनी ग्रामीण संस्कृति के कारण विश्व में एक विशेष पहचान बनाता है। यही ग्रामीण परिवेश नागार्जुन के साहित्य में रचा बसा हुआ है। खासतौर पर मिथिला के खेत खलिहान, बाग बगीचे, फसल जैसे ग्रामीण जीवन के उपादान उनकी रचनाओं में सजीव बन पड़ते हैं। नागार्जुन के उपन्यासों में मिथिला का प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण समग्रता के साथ चित्रित हुआ है। रतिनाथ की चाची में बलुहा पोखर का विस्तृत वर्णन प्राकृतिक वातावरण को दृश्यमान कर देता है। और इसी संदर्भ में नागार्जुन लिखते हैं, हेमंत की हल्की ठंड में सिल्लियों और वन मुर्गियों का झुंड बलुहा के निर्मल जल में घने सेवार पर इधर से उधर छप छप करते दौड़ा करता शिशिर की नीरव निस्तब्धता निशा में रह रहकर एक आध बड़ी मछली पानी पर उतराकर
अपने पर फड़फड़ाती तो ठिठुरती प्रकृति के वे एकांत क्षण मुखरित हो उठते। बसंत में ग्रामीण बाल बालिकाएं लाख मना करने पर भी अपना जल विहार आरंभ कर देते। वैशाख और जेठ के महीने में तो मानो वरुण देवता का खजाना धनी गरीब बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी के लिए खुल जाता। इसी तरह नागार्जुन ने बलचनामा में भी प्रकृति चित्रण तथा परिवेश को उभारने में बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। नागार्जुन लिखते हैं, धान की पकी पीली फसलों में समूचा बांध ऐसा बुझाता था मानो सुनहरी मिट्टी से पुता हुआ भरी मैदान हो। इसी प्रकार वरुण के बेटे और दुख मोचन में भी प्रकृति के प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हुए वह लिखते हैं, और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बखान इस तरीके से करते हैं मानो उसका प्रकृति का एक रेखा चित्र हमारे सामने सजीव हो उठा हो। नागार्जुन के उपन्यासों में मिथिला के ग्रामीण जनजीवन में प्रचलित लोक विश्वासों एवं अंध परंपराओं का भी वर्णन हुआ है। इसके उपादान के रूप में भूत प्रेत जादू टोना ताबीज शगुन मृत्यु संबंधी अंधविश्वास जैसे तत्व आते हैं। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण रीति रिवाजों का भी ईमानदारी से चित्रण किया है, जैसे विवाह अनुष्ठान व्रत त्योहार आखेट मत्स्य व्यवसाय पशुपालन आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। मिथिला में प्रचलित वरों का मेला सोराठ विवाह उपरांत जमाई को ससुराल में रख विदा करने की प्रथा आदि का मिथिला की ग्रामीण संस्कृति के चित्र का उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। नागार्जुन ने ग्रामीण जन जीवन में व्याप्त हर्ष उल्लास उत्साह मनोरंजन दुख दर्द मिलन विरह पीड़ा अभाव इत्यादि को प्रकट करते लोक गीतों का भी अपने उपन्यासों में बखान किया है। नागार्जुन के भीतर ग्रामीण संस्कृति का संस्कार कूट कूट कर भरा है, तभी तो ग्रामीण संस्कृति की विशेषता उन्हें उनके उपन्यासों में उभरती हुई दिखाई देती है, जो हमारे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसी के साथ मेरा शोध आलेख समाप्त होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम शब्दों में एक समरी बनाई है। मुझे लगा कि 2 या 3 मिनट में आपको अपना शोध आलेख प्रस्तुत करना होगा, इसलिए मैंने छोटा सा ही बनाया, पूरा नहीं पढ़ा, छोटी सी समरी बनाई है। मैडम इनके सेमिनारों की विशेषता है कि सभी को पूरा समय मिलता है। नहीं, मोस्टली सब में होता है ना, कम टाइम देता है कि 2 मिनट में बोल दो 3 मिनट में बोल दो, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटा सा बनाया कि और दूसरों को समस्या ना हो गया इतना लंबा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ छोटा क्षमता सा के अनुसार समय कम दिया कर जाता दिया। है मैडम। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, सारगर्भित और सर पूरा विषय समाहित हुआ है। बधाई बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली जी। जैसे Thank गजन you, जी ने sir. भी बताया ना, जो गजन जी तो पहले से परिचित हूँ हमें, क्या है कि पर्चा प्रस्तुतिकरण के लिए हम क्या है कि कितना टाइम लगा के हम एक प्रपत्र तैयार करते हैं, फिर क्या है कि उसको प्रस्तुत करने के लिए वक्त ही नहीं मिलते हैं। कभी कभी हम ऐसे उम्मीद रखते हैं कि वो इसको ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलते, तो बोलने के लिए मौका नहीं तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे है कि जिनको जो कुछ भी प्रस्तुत करना है प्रस्तुत करें, जितना टाइम लेना है टाइम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे लेकिन सर पत्रों में भी कसावट है, वो अनावश्यक प्रसंग नहीं है, बिल्कुल सटीक वर्णन है, इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत बार क्या होता है, अधिक वर्णन होने से भी वो नीरस होने लगता है। जी जी। और लेकिन मैं हुसैनी बोहरा सर की इस वक्तव्य से बहुत सहमत हूँ सर। सभी के इतने प्रभावशाली और सराहनीय प्रयास और बहुत ही अच्छे वक्तव्य सर, और आपने सभी को मौका दिया, ये सबसे बड़ी बात है सर। और सभी ने समय का भी ध्यान रखा, अच्छे कसावटों बिल्कुल भरे बिल्कुल पत्र हैं। बिल्कुल सभी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। वैसे तो गुप्ता जी का तो अभी मैं सुन रहा था कि बहुत अच्छा रहा, तो जल्दी ही समाप्त हो गई। जल्दी समाप्त हो गई, ठीक है। आगे के संगोष्ठियों में आपको इससे ज्यादा टाइम दिया जाएगा। ठीक है सर। तो अभी हमारा ये जो 17वीं यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, और पद्मिनी पांडे जी ने जो हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं पद्मिनी जी?
हेलो पद्मिनी पांडे जी। सीमा सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहें? सीमा जी, ठीक है। नहीं, सीमा जी की तबीयत कुछ खराब है, उसने मैसेज किया था। तो हम यहाँ पर 4 सत्र यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओके 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 सीमा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग अभी यहाँ पर पर्चा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के पर्चा तैयार भी हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका एक वीडियो बना के हमें मेरा टेलीग्राम नंबर में ग्रुप में दे देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं, उसमें अपना एक वीडियो बना के जो पेपर का, और उसका वीडियो में वो भी मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर रखेंगे, तो बाकी लोगों को भी फायदे का हो। इतना अच्छा सा पेपर तैयार करके आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जितने लोग देखेंगे ये तो पता नहीं, फिर भी एक ही सही आपका जो दोबारा सुनने का मन करता है तो सुन भी सकते हैं ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सब रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसका मैं हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करेंगे, और इसके बाद आपको आप लोगों को इसका लिंक भी मिलेगा। दोबारा सुनना भी है सभी का, अच्छा सा प्रपत्र है, सभी एक से बढ़कर एक अच्छे प्रपत्र प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं। तो मैं भी क्या है कि बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विभाग की ओर से आयोजित संगोष्ठी में ऐसे बड़े बड़े विद्वजन आकर अपने प्रपत्र प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। वो देश भर के विभिन्न कॉलेजों से हैं। जैसे इस संगोष्ठी का आयोजन मैंने शुरू में किया था, तो मैंने सोचा ही नहीं इतने सारे लोग हमारे साथ दे देंगे। ही जो हिंदी की ताकत है, ही जो हिंदी की शक्ति है, हम हिंदी भाषी, हिंदी के लिए हम हिंदी के अध्यापन करने वाले हैं, तो सब एक साथ मिलकर ही काम करते रहते हैं। सर हम विषय के लिए जीने वाले लोग हैं। वही है। हाँ, व्यवसायिक नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। वही थैंक यू सर, आपका आयोजन प्रबंधन भी बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू बहुत ही अच्छा सर। ऑनलाइन तो हमने पहले भी सर इसमें किया हुआ है, लेकिन इसका जो आपका जो करवाने का जो तरीका है सर, बहुत ही बढ़िया लगा, अति उत्तम सर। थैंक यू। तो सर हम भी कोशिश करेंगे इस तरह का आयोजन करने का, और आप सर, भी, और अगली बार कीजिए, हम जरूर याद कीजिएगा। हमें सीखने को मिल रहा है सर। बहुत धन्यवाद। वैसे तो इसी को लेकर गजेंद्र जी, बाकी गजेंद्र जी बोलेंगे, जुड़ेंगे। गजेंद्र जी, आप बताइए कि हमारी संगोष्ठी के बारे में। नहीं सर, मैं सभी लोगों को ये बात बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से, जब से मैं सर से परिचित हूँ, तब से एक भी संगोष्ठी ऐसी नहीं हुई है जिसमें किसी को पूरा समय नहीं दिया गया। सभी को समय दिया जाता है, और संगोष्ठी के जो नए नए प्रयोग होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि आप अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, अपलोड किया जाएगा। किसी संगोष्ठी में आज तक अपलोड नहीं किया गया, लेकिन इनके यहाँ किया जाता है। यदि आप जिस समय YouTube के ऊपर या जिस समय WhatsApp के ऊपर कोई संगोष्ठी होना संभव नहीं था, जब नया नया प्रयोग हो रहा था कोरोना के समय में, तब सर ने केवल WhatsApp के ऊपर पूरी संगोष्ठी आयोजित कर दी थी, और उसमें भी सभी को पूरा मौका दिया गया था, कोई विघ्न व्यवधान नहीं हुआ था। बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि इस ग्रुप में लगातार बने रहें, और इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया के साथ लगातार संगोष्ठियां आयोजित करते रहें और एक दूसरे को अवसर देते रहें। धन्यवाद सर। तो सर हम भाग्यशाली हैं, हमको ये आपसे जुड़ने का मौका मिला। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, कहाँ थे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, देर ही सही, जुड़े तो सही। बहुत धन्यवाद। एक्चुअली माफी चाहती हूँ, पर हुसैनी बोहरा सर भी 27 जून को एक अभी राष्ट्रीय संगोष्ठी करवा चुके थे, और हमें आपसे पहले नहीं मिले सर जी। अब तो बहुत कुछ मिलकर काम आगे साहित्य के लिए मिलकर काम करने का एक प्रयास करेंगे सर। वही सोच रहा हूँ। मैंने कल गजेंद्र जी से बात भी की है कि हमारे आगे के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। वो तो कल हमारे जो सत्र के समापन के बाद एक सत्र में रखेंगे हम सबके लिए, एक खुलकर बात करने के लिए। इसमें कोई बिना कोई औपचारिकता से हम कुछ बात करेंगे, फ्रेंडली टॉक भी कर सकते हैं। ऐसे एक सेशन भी हम रखेंगे, आगे बारे में योजना भी बनाएंगे। तो अगले सत्र की ओर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 सत्र यहाँ समाप्त हो रहे हैं, तो 7वां सत्र अभी 2 मिनट में 7वां सत्र शुरू होंगे।